नमस्कार साथियों, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने गांव की मिट्टी को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया। लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है, न जाने कितने ऐसे ग्रामीण हैं या न जाने कितने ऐसे भारतवासी हैं जिन्होंने गांव की मिट्टी से ही अपनी रोजी रोटी चलाई है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, जब एक इंसान उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके सपने बड़े हो जाते हैं, गांव की मिट्टी से उसका लगाव कम हो जाता है। लेकिन इस शख्स ने गांव की मिट्टी से लगाव अपना बढ़ाया और आज हरियाणा के प्रगतिशील किसानों के अंदर उनका नाम लिया जाता है। न जाने कितने अवार्डों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूं जिला हिसार के गांव सूर्यवाला से संबंध रखने वाले दरवेश पात्र जी का। हमारे साथ आज वो जुड़े हैं, उनकी इस जर्नी को हम आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है दरवेश जी। धन्यवाद जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दरवेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा जी। शिक्षा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में, और ये मैंने 2007 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्योंकि यहाँ गुड़गांव में चला गया था, वहाँ पे बीपीओ में मैंने टेक्निकल मतलब मेरा फील्ड नहीं था, फिर भी मुझे अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर की क्योंकि जो मेरी इंग्लिश थी वो काफ़ी अच्छी थी। उस टाइम विदेश जाने का भी क्रेज़ था, लेकिन मैंने ऑप्शन चुना कि भारत जैसा देश में सौभाग्य से इंसान पैदा होता है। एक लगाव तो अपनी मिट्टी से, अपने देश से कभी से था। तो फिर हमने वहाँ पे जॉब की, लेकिन जॉब करने कुछ ही सालों बाद मुझे लगा कि कुछ लाइफ में डिफरेंट करना चाहिए। तो बिल्कुल लाइफ एक स्मूथ वे में चल रही है, कुछ जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा करने का था। तो इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए ही हम फिर आगे बढ़ते गए। और जहाँ तक रही फैमिली बैकग्राउंड की बात, तो सौभाग्य से मतलब मैं ये कहूँगा कि जो लोग किसान परिवार से संबंधित रखते हैं ना, परमात्मा ने उनको एक अलग से शक्ति दी है। परमात्मा ने उनको राजा बना के भेजा है। अब उनको ये देखना कि वो राजा बनना चाहते हैं और भिखारी बन के अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी खुशहाली, इतना हरा भरा माहौल शहरों में रहते हैं। आप देख लें, कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं जी। एक एक कमरे के अंदर हो सकता है पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक छोटे से कमरे के अंदर पूरा जीवन बिता रहे हैं। हमारी खुशहाली देखो कि हमारे पास चारों तरफ से हमने हरियाली ने हमें घेर रखा है। स्वास्थ्य भी इससे हमें मिलता है, ताज़ा वातावरण मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है। तो इससे बड़ा सुख तो मेरे ख्याल में पूरी धरती पे शायद स्वर्ग में ही हमें मिल सकता है। लेकिन धरती पे जब तक हो तो किसान को ही धरती पे ही स्वर्ग बना के जी सकता है जी। जैसे आपने बताया कि आपने शिक्षा जो ग्रहण की थी, आपके पास बहुत अवसर थे जी, बहुत आगे बढ़ने के, बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर आपके पास बहुत अवसर थे। तो उसको छोड़कर जी, मतलब आप गांव की तरफ वापस लौटे, यानी कि गांव आजकल ये कह सकते हैं भी लोग किसानी छोड़ रहे हैं। जी, वजह जो भी है, जी, वजह यही है भी उनको पैदावार नहीं मिल रही। जी, वजह ये है मिलावटें आजकल जो भी, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो बीज है, बहुत ज़्यादा है, जी, कीमत नहीं मिल रही। इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन इन्हीं चीज़ों को लेकर हुआ। उस समय में आपने मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों का एक क्रेज जो था उसको त्याग कर वापिस अपने गांव पहुंचे और जीरो से शुरुआत की आपने। जी। बिल्कुल रघुवीर जी, मैं ये ज़रूर कहूँ कि मैंने जीरो से शुरुआत की, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में की, फिर टेक्निकल मतलब फील्ड में मैंने जॉब की। लेकिन आप देखिए कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए, कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कौन सी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आज तक, मैंने समझ लीजिए कि लगभग 15 साल पढ़ाई की, एक लाइन भी मुझे नहीं बताई गई कृषि के बारे में। किसने समझा मुझे? किसान खेती सीखेगा कहाँ से? हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस देश की 65% 60% जनता को करनी तो खेती है, लेकिन क्या कोई शिक्षा है? आज पूरे हरियाणा के अंदर मात्र कुछ चंद सीट होती है जी जो एग्रीकल्चर को पढ़ाती है। नहीं तो एग्रीकल्चर को सीखने के लिए लोग लाइन में लगे खड़े हैं, और जो सीख भी जाते हैं उनका भी प्राइमरी फंक्शन रहता है कि वो एक अच्छी जॉब ले। लेकिन कौन सी ऐसी व्यवस्था है जी जो हमें खेती करना सिखाएगी? तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, थोड़ा सा मतलब दिमाग में ये चीज़ आया कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे सब लोग खेती से अपना जीवन भरते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे उसको एक लाइन भी नहीं सिखाई जाती। कितनी हमें अंग्रेजी पढ़ाई, कितनी केमिस्ट्री के सूत्र बताए गए, आज एक वो सूत्र से हम एक खेती नहीं कर पा रहे। हम केमिस्ट्री के सूत्र से हमें ये नहीं पता कि यूरिया के अंदर क्या है, उसका किस तरह से वो काम करेगा, डीएपी कैसे काम करेगा। आज 16 तरह के न्यूट्रिएंट यूज होते हैं। आप किसी भी एक पढ़े लिखे इंसान, हो सकता है उसने मतलब बीटेक किया हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, लेकिन वो उस तरीके से जिस तरह की आज नीड ऑफ आवर जिसको हम बोलते हैं ना, जो जरूरत है, उस तरह की वो खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनको जीवन में सिखाया ही नहीं गया।
तो मैंने जब देखा कि खेती तो ये मतलब एक इनसे आखिरी मतलब आखिरी अवसर है, आखिरी। कुछ नहीं करेगा तो भाई ये छोरा तो खेती कर लेगा, हमारा तो हरियाणा में संभाल लेगा। हाँ भाई आखिरी में खेती कर लेगा, महेश रह लेगा, साल में 1-2 डांगर भी बेच देंगे और जो कर बाप दादा पेट पड़ा ना नो इसका पड़ जाएगा। ये तो यो हमारा एक ट्रेडिशन चल रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि हरियाणा में ना सौभाग्य से कि एक आगमन हुआ इंडो इजराइल सेंटर का ओके। और इजराइल की तकनीक का, और जब तकनीक का जब हम देखा एक मॉडल हमने देखा और सेटअप किया कि हाँ यार ये तो मतलब अगर इस चीज़ को हम हमारे खेत में अगर इम्प्लीमेंट कर देना तो इसमें प्रॉफिट तो हो सकता है। तो हम सेम तरीके से हमने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, उन चीज़ों को समझा और वो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। और फिर हमने देखा जो एक घाटे का सौदा जो खेती थी वो एक मुनाफे का सौदा बनना शुरू हो गई। यानी आप बागवानी को आपने चुना, यही वजह रही भी आपने उस तकनीक को समझा जो तकनीक नई नई अभी फ़िलहाल देश में आई थी। तो उसके लिए तकनीक को समझने की बात तो अलग होती है, चलो हम यूट्यूब पे भी देख लेते हैं और कई साधन होते हैं, लेकिन उसको मतलब सीखना, वो आपको कहाँ से आपने सीखा या उसकी जानकारी कहाँ से आपने कलेक्ट की? क्योंकि आप जैसे कई ऐसे युवा होंगे जो चाहते हैं हम करें लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता। बिल्कुल, देखिए बहुत आपने ये अच्छी आपका जो क्वेश्चन था बहुत जायज़ था कि हम सीखना तो चाहते हैं हर किसान। देखो मैं ये नहीं कहता कि किसान खेती नहीं करना चाहता, देखो किसान खेती करना चाहता है लेकिन उसका एक ही उद्देश्य कि खेती से लाभ हो। खेती एक मतलब एक लाभ का सौदा बने, उसके परिवार की रोजी रोटी का साधन बने। जितना वो अपनी दूसरे व्यवसाय से कमा रहा खेती में भी उतना वो कमा पाए। दूसरा खेती में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। आज किसान को मैं देखता हूँ जी बड़ी मतलब हीन दशा देखा जाता है। किसान किसी के सामने आकर ना एक चेहरा बनना शुरू हो जाता है जी, मतलब फटे कपड़े फटी धोती आंदोलन करता हुआ। किसी ने नहीं देखा किसान ऐसा भी हो सकता है जो जहाज में चलता है, किसान ऐसा भी होता है जिसमें अच्छी गाड़ियां होती है। तो युवाओं को इसका ना एक वो चेंज मतलब सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ जितने भी जो आज खासकर हरियाणा में जो कैथल साइड में हमारे एरिया में जो नेट है उसके जो सफल किसान हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ बना रहे हैं जी, गाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो जिसने इस तकनीक को समझ लिया उन्होंने इस कार्य को शुरू कर दिया और बड़े आज से अच्छे रूप से पैसा भी कमा रहे हैं जी इसमें। जब आपने डिसीजन लिया भी मैं अब गांव जाऊंगा, ज़मीन संभालूंगा, तो पारंपरिक जो खेती कपास, गेहूं, जीरी, बाजरा, मक्का ये होती थी। हाँ जी। और जब आपने एकदम से ये कहा घर वालों को भी बाबू मैं तो इस तरीके की खेती करूंगा तो कुछ सुनने को मिला? वो था जी जब खेती करा करते क्योंकि पानी हमारा था नहीं। नरमा 2019 की बात, अभी सितंबर की बात अभी मुझे याद है जी। इस टाइम तो नरमा ठीक ठाक खड़ी रहा है, उसमें फिर अपना सफ़ेद मच्छर आ गया और सितंबर में बारिश हो गई। तो बारिश होते हो नरमा में एकदम क्या हो जी पीली होकर वो पत्ते होगा कि अपना राम नाम सत्य। घर वालों को पता है जी वो तो लिया मतलब इस मतलब मरेड़ा तक मरेड़ा क्या होगा। बिल्कुल। तो घर वालों ने बताया मैं इस तरह से कुछ शुरू करना चाहूँ मैं, बोले ठीक है 1 किला में 1 कनाल में करके शुरू देख ले। तो मैंने कहा देखो तो काम करेंगे तो पूरी ताकत के साथ करेंगे जी। अब उतनी एनर्जी 1 किले में लग रही उतना समय मैं 1 एकड़ में दूंगा, उतने मतलब पूरा अपनी खेती बाड़ी इसमें दूंगा। तो घर वाले भी मतलब मेरे पिताजी काफ़ी एडवांस रहे खेती में, मतलब उन्होंने अच्छा जो अपनी ट्रेडिशनल खेती है वो हटके ही की थी, मतलब उनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी। तो उनको लगा कि हाँ अगर खेती वो ढंग से किया जाए ना, बेटा पढ़ा लिखा है तो कुछ कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तो करना तो कर ले। तो उन्होंने पूरे मतलब साधन अपने पास थे, ट्रैक्टर वगैरह थे, बैल वगैरह सब अपने थे। तो घर वालों ने पूरा सहयोग किया तो नवीनता की तरफ चले और बड़ा अच्छा सिस्टम रहा जी हमारा। पीछे मुड़ के देखना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा जी। अच्छा, ये जैसे कि आप बताया मैं किसान परिवार ही है आपका। हाँ जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए किसान परिवार से संबंध रखते हुए आपने खेत में पहली बार ट्रैक्टर कब चलाया था? देखो जी ये बात तो आपने कड़ी पूछ ली जी। देखो सुपर स्पेशलाइजेशन हो जी किसी इंसान की। आज के तो 21वीं सदी है, 8 का अलग डॉक्टर है, आडिया का अलग डॉक्टर है। तो मेरे खेत में भी आज भी मेरे काम फिक्स है जी। अच्छा। ट्रैक्टर चलाओगा तो बाबू चलाओगा। अच्छा। ये छोटा भाई जी, मैं आज भी नहीं चला रही जी। गलती से ही बैठना पड़ जाए ना, मतलब इतने ध्यान से चलाना पड़ता है ट्रैक्टर, आज भी मैं अच्छे से नहीं चला पाता। लेकिन हाँ पिताजी वो काम कर ले, ड्रिप का काम है सारा मैं खुद को हैंडल करता हूँ क्योंकि ये टेक्निकल चीजें होगी। तो एक जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिपार्टमेंट बांट रखे होने। अच्छा। तो खेती को हमने ऐसे ही कर रखे है, मतलब शिक्षा का इस्तेमाल किया, वो जो अनुभव था वो यहाँ पे लग गया। क्योंकि ट्रैक्टर को मैं सीख का समझता, पापा जी उसमें मतलब वो पीएचडी थे तो वो काम उन्हीं को दे दिया जी। तो सब ब्रदर जो है छोटा आपके साथ? हाँ छोटा भाई है जी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसके अंदर आप जो उत्पाद पैदा कर रहे हैं वो उत्पाद आप मतलब कहाँ बेचते हैं? क्या क्या आप अपने खेतों में इस वक्त अपने बागवानी में नर्सरी में उगा रही हैं?
मैं बागवानी में जैसे जी मेरे पास अभी अमरूद है, किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, और मेरे पास 2 एकड़ में नेट हाउस है जिसमें हम रंगीन शिमला मिर्च और कैप्सिकम मतलब के साथ साथ हम खीरा भी उगाते हैं जी। किसान के लिए बाज़ार एक बहुत बड़ी दिक्कत है जी, बहुत बड़ी समस्या है बाज़ार। बल्कि मैं समस्या नहीं कहूँगा, मैंने इस विषय में काफ़ी ट्रेनिंग भी ली है, काफ़ी सेंटर्स में मैं गया हूँ। हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट आज भी जीरो है। ओके। हाँ जी, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट मतलब कि किसान ने पैदा तो कर लिया, पैदा करके जब उसको बेचने चलता है उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, रास्ते में कुछ खराब हो गया, मतलब 25% माल तो ऐसा होता है जो किसान का मतलब ये तो गवर्नमेंट का डेटा जी 40% का, लेकिन मैं तो जानता हूँ जी 25 से लेकर 50% तक ऐसा मतलब मेटेरियल उत्पादन होता है जो वेस्ट चला जाता है। ना उसमें आड़ती कमा पाता है, ना किसान कमा पाता है। आड़ती कुछ से हद तक कमाते हैं, लेकिन किसान को तो बिल्कुल वो मिट्टी का माल मिट्टी में मिल जाता है। तो वैल्यू एडिशन में और पोस्ट हार्वेस्टिंग में अभी बहुत 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 बड़ा गैप है जी। इतना सा काम हुआ है, बल्कि इसकी संभावना इतनी है। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं जी कोई बड़ा सा इसमें कोई साइंस इसमें भी आए, ताकि किसान, अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, अमरूद का बाग देख रहे हैं जी, अभी 15 दिन के बाद आज मार्केट में कहीं भी अमरूद नहीं है। हिसार सफेदा बहुत अच्छी मांग है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी ये एकदम पकेगा, और एकदम पकेगा तो सब नीचे गिर जाएगा। इतनी मीठी चीज़ है वो चीज़, अगर किसी ने एक बार चख ली ना हिसार सफेदा, आप देखते जी लितानी मोड़ में कितनी भीड़ लगती है। हाँ, कि ज़िंदगी में एक बार जिसने खा लिया तो उसी जगह पे आके वो बड़ी गाड़ी वाला ब्रेक लेके वो मार के उस अमरूद को लेके जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो सिर्फ 15 दिन का वो गेम है जी, जब हमारा 60% माल नीचे ज़मीन में पड़ जाता है। 20-20, 10-10 क्विंटल 12 ऐसे नीचे गिरा रहता है जी, लेकिन उसका है नहीं। मार्केट में लेके जाते हैं जी, का जी गौशाला की पर्ची कटवा लो, गौशाला के पास ले जाओ। अगर उसको हम कहीं ना कहीं फल उसका बना पाए, चाहे हमें 15-20 रुपये किलो मिल जाए, लेकिन उसे हमें ये होगा कि हमारा खर्च निकल गया, उसका पल्प भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और ये है भी बहुत आसान। मैंने अभी निफ्टम में ट्रेनिंग लिया था, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। तो बिल्कुल मैं तो करूँगा जी आने वाले टाइम में इस पे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पे, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा ना तब तक किसान फिर वही मतलब मंडियों के धक्के खाता फिरेगा जी। सबसे पहली चुनौती, बड़ी चुनौती आपको क्या लगी जब आपने शुरुआत की थी? सबसे बड़ी चुनौती ये था कि क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट था और साथ में पानी जी, मैं सबसे बड़ी समस्या हमारे पास पानी की थी। और क्लाइमेट का जो जिस तरह से चेंज, वो तो आज भी से एक बहुत बड़ी समस्या है जी। 2019 में मैंने काम शुरू किया था, अब 6 साल में हम तो हर रोज़ का, हर मिनट का मतलब हर दिन का एक कैलकुलेशन रखते हैं जी। इस साल मतलब डायरी बना के इस साल ये हमें समस्या आई है, टेम्परेचर एकदम राइज हो गया, जीरो मतलब पोल्यूशन हो गया, बारिश हो गई, कभी कम बारिश कभी ज़्यादा बारिश। तो क्लाइमेट सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या से तकनीक से हमने इसको ओवरकम कर लिया कि हमारे पास जैसे कि ये पॉन्ड है, आप पीछे देख रहे होंगे, और उसके बाद हमने एक पॉन्ड दूसरे खेत में खुदवा लिया, जिससे कि हम ड्रिप सिस्टम से इसको अब पूरे खेत को मैनेज करने लगे। तो ये बड़ी समस्या थी, ये बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि जब तक वो अपने बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना जी, पानी ये पक्का है, पानी नहीं पकना है जी। और पानी की वजह से ये मतलब आप देखो पूरा एरिया, ज़मीन पूरी अल्कलाइन हो चुकी थी। तो ये एक अच्छा सिस्टम, मतलब ये मुझे चुनौती थी और इसको मैंने आगे पार किया जी। जब इस सफ़र पे चले तो ऐसा कौन सा मोड़ आया था जब आपको ये लगा भी मेरा रास्ता बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और इसी दिशा में मुझे आगे दौड़ना है? देखो जी, सब ऊपर तकदीर के परमात्मा ही खेल है, मैं तो ये मानता हूँ जी। क्योंकि जब मैंने ना शुरू किया 2019 में सितंबर मैंने ये काम शुरू किया था जी। आपको याद होगा मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था। हाँ जी। हाँ, तो मैं मतलब लोग देखो देश का दुर्भाग्य, पूरी दुनिया का दुर्भाग्य रहा जी, लेकिन मैंने अपने आप को मतलब फिर मैंने देखा भगवान ने तुझे इस काम के लिए भेजा ना, किसी स्पेशल एक मोटिव के लिए भेजा। क्योंकि अगर मैं उस टाइम कहीं बाहर फंसा होता, मैं अपने आप को देखता जिस तरह से अपने पूरी, आप तो मीडिया को में हो जी, सब चीज़ें कवर करती हो, तो मतलब ये लगा कि हाँ कुछ न कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ न कुछ तो इस फील्ड में बड़ा करने वाला हूँ। बस एक उस टाइम एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला जी, एक बूस्ट हो गया लाइफ में, तो तब लगा जी हाँ मतलब काम तो अच्छा किया है। हमें ये पता लगा है कि आपको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, सरकार की तरफ से भी किया गया है, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी किया गया है। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो आपको मिले हैं और कब कब मिले हैं? देखिए, परमात्मा की कृपा से काफ़ी पुरस्कार हमें मिले हैं जी। अपने HAV एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रगतिशील किसान का पुरस्कार हमें मिला है, और सब्जी रत्न जो एक कंपटीशन होता है जी, आप जब मैं वेजिटेबल ग्रो करता हूँ, आपने देखा खरबूजा तरबूज हमारे बहुत सारे फेमस थे। नेट हाउस में कैप्सिकम उगाते हैं, तो उस डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुझे घरौंडा में मेला लगा था आज से लगभग 3 साल पहले, वहाँ पे मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। और अभी पिछले महीने मुझे पुरस्कार मिला, अपना जो घर एक सेंटर है लाडवा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट का,
वहाँ पे फ्रूट्स में वैल्यू मैनेजमेंट का मुझे एक अवार्ड अभी मिला है। साथ में मुझे माननीय जो परिवहन राज्य मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी से, उनसे भी सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित हूँ। जिस तरह से वो काम करते थे, मैं भी चाहता हूँ उनका अनुसरण करके खेती को भी एक बड़े लेवल तक लेके जाया जाए। दिक्कत आती है, युवा पढ़ा लिखा है, आज परिवारों के पास में बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें रह गई हैं। जी। इतनी ज़मीनें नहीं रही अगर हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं, और फिर वो यही सोचता है भी कहीं ना कहीं कोई नौकरी लग जाए बच्चे की तो आगे अपनी लाइफ जो है उसकी आराम से कट जाएगी। जी। ऐसे युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पास नौकरी और ये बिजनेस, जो इसको हम बिजनेस ही कहेंगे, देखिए खेती है, खेती को बिजनेस के रूप में ही अगर हम लेके चलते हैं तभी घर पलेंगे और समाज में भी लोगों को हम काम दे पाएंगे। जी। तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे? कितनी ज़मीन से भी आप अपने परिवार का गुजर बसर या एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो खर्चा भी आप निकाल सकते हैं? रघुवीर जी, मैं जब देखता हूँ कि कितनी ज़मीन, ये किसानों को लगता है ना, जब 1 एकड़ वाला किसान तो लगता है जी मैं बहुत कम ज़मीन है, 2.5 एकड़ वाला को लगता है, 5 एकड़ वाले को लगता है, मतलब ज़मीन का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इतनी हो। और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको खेती करनी क्यों जी? उसके बाद ठेका इतना रहा है, वो करेगा क्यों? 1 किले वाला करना नहीं चाहता, बड़े वाले को ज़रूरत नहीं है, बचा फिर 1-1.5 एकड़ वाला, वो कहेगा जी मेरे पास ये समस्या वो समस्या। देखो, आप अभी कभी ना दिल्ली किसी बड़े बाजार में गए हो, एक तो बड़ा शोरूम होता है जी। आपने दिल्ली में कभी नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन पे देखना चाहिए, ये चावड़ी बाजार ना, छोटी सी दुकान में भी और लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्किल मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर जिसको हम समझते हैं। तो अगर आप ये मान के चलते हैं ना कि खेती में मेरे पास कम ज़मीन है, तो आप उसको देखिए कि आप 1 एकड़ आधा एकड़ से भी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ आप उसमें वर्मी वोस आप बेच सकते हैं। मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, अगर मार्केटिंग में एक्सपर्ट है ना, फिर तो ये फील्ड आपका स्वागत कर रही है जी। आप आधा एकड़ से 1 एकड़ से शुरू तो करके देखिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, वैल्यू एडिशन कीजिए। आप जब करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे बहुत से 1-1, 1.5 एकड़ वाले बहुत सारे किसान हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, एक समूह बन जाएगा जिसको आज भी गवर्नमेंट भी FPO के नाम से चलाना चाहती है। तो जब आप इसके अंदर इस फील्ड के अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम है, आगे इस गैप है जिसको आप भर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा के चल सकते हैं। तो मुझे लगता है जी 4 कनाल वाला भी किसान यहाँ पे कामयाब हो सकता है अगर वो सही ढंग से करे, साथ में अपने 2-4 किसानों को और लेके चले। तो 1 एकड़ वाला तो किसान को तो अभी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में एक लिमिटेशन है जी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकती, ये चीज़ सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप सरकार बदल लो, भगवान बदल लो, कुछ बदल लो, एक लिमिटेशन है। अगर 2 वैकेंसी 2 ही रहेंगे जी। अगर मैं भी कल को मतलब प्रधानमंत्री कुछ बन, मेरी भी एक लिमिटेशन, मैं उससे ज़्यादा नहीं रखूँ। लेकिन एक खुद को, एक युवा को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जी, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या कि प्राइवेट जॉब या अपना खुद का सेल्फ बिजनेस? अब बहुत सारे मतलब समाज ऐसा है जो सेल्फ बिजनेस करते हैं, आज देखो उनकी तरक्की है। तो जैसे अभी हाँ, आपकी बातों में से एक बात मैं भी शेयर करना चाहूँगा। मैंने भी कई जगह देख, बड़े बड़े जो सफल लोग रहे हैं उन्होंने कहा भी अगर आप अकेले, मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लेना है, मान लीजिए, ठीक है जी, तो आपके पास तो 2 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर 7 लोग इकट्ठे हो जाते तो 14 लाख रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल जी, और आप वो अपनी पूरी खेती खुद ही संभाल सकते हैं। सही बात तो यानी कि सामूहिक, जैसे जो आपने बताया ना भी, इकट्ठे समूह बनाने चाहिए, छोटे छोटे समूह बन जाएंगे तो तरक्की भी होगी और आगे भी बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छी बात लगी। और एक चीज़ इसी बीच में से एक सवाल निकल के आता है, जैसे आपने जिक्र किया सरकार प्रमोट कर रही है, ये क्या चीज़ प्रमोट कर रही है, कैसे प्रमोशन कर रही है ग्रुप्स को? क्योंकि देखो, सरकार के पास भी सभी डेटा रहता है। सरकार को पता है कि आज इतने किसान इस तय सीमा के हैं, तो ज़्यादातर किसान यही है कि वो 1 हेक्टेयर से नीचे हैं बहुत। तो ऐसे किसानों को तो जैसे अपना, मैं भी ये मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ है किसान को, मतलब किसी भी युवा को ये डिसीज़न लेना कि मैं मतलब 1 एकड़ से अपना शुरू को, घर वालों को बनाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब FPO बात करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 90% तक की सब्सिडी भी मिलती है, तो एक लीडरशिप की ज़रूरत है जी।
अब मेरा है, मेरे खेत से मैं अपना जो मेरे यील्ड है उसको बेचना चाहता हूँ, वो 2-3 जगह से कलेक्ट करे, फिर यहाँ पे स्टोरेज अपना बनाए, मार्केट को समझे, ट्रेडिंग को समझे। एक एक दिन पे लोग खेलते हैं जी, यहाँ भी ट्रेडिंग होती है। वो मतलब सिर्फ ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग खेती का, बिल्कुल जी 1-1 घंटे की ट्रेडिंग होती है जी यहाँ भी। तो उस चीज़ को समझे, एक व्यापारी के रूप में वो आए जी, फिर एक खेती बिल्कुल एक फ़ायदे का सौदा हो गया। और जिस जिस जगह पर आप हैं फिलहाल, तो यहाँ पे आपको देखकर कई और साथी भी आपके पास आए होंगे या आपसे सलाह भी मांगी होगी, तो उनको आपने किस तरीके से कहा भी शुरुआत करने के लिए? और दूसरा, जो आप प्रोडक्ट तैयार करते हो, क्या उनकी कोई बीज भी तैयार करते हैं या उनकी कोई पौध भी आप तैयार करते हैं जो आप बेचते हैं? जी देखिए, मेरे पास काफ़ी लोग आए जी, मतलब 2019 से लेके आज तक भी, मतलब हर रोज़ खेत में कोई ना कोई आता है। और मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलके काम करता हूँ, जहाँ पे मैं किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ, और मेरी तरफ से पूरे निःशुल्क रहता है जी। काफ़ी युवा किसान भी यहाँ पे आते हैं जी, मेरा वीडियो वगैरह देखते हैं, बहुत दूर दूर से 500 किलोमीटर से मिलने आते हैं जी। वो देखते हैं, अपना मैनेजमेंट देखते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपना फैसला चुनते हैं, और वो बड़ा अच्छा मतलब काम कर रहे हैं जी। आज पूरे भारत से मैं बात करूँगा तो ये मैंने मॉडल बना रखा है, इसलिए बना रखा है किसानों को एक कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी एक खेती को एक व्यापार बना के शुरू करें। तो हमने ये देखा, जब वो खेती करना ही शुरू कर दिया, खेती को खेती की तरह से नहीं करेंगे, खेती को व्यापार बना के हम करेंगे। हर चीज़ को हम बेचेंगे जो जिसमें मार्केट में डिमांड है। मार्केट में देखो जी, आज क्या नहीं बिक रहा है, मार्केट में आप देखेंगे कि ऑनलाइन सब कुछ बिक रहा है, और किसान के खेत में वो, मतलब घर पे खेत में वो चीज़ कोई पूछ नहीं रहा। लस्सी है, गलियों में आप देखेंगे जो फैला रखी है, उसका प्राइस देखो, तो वो मार्केटिंग के किसान को ज़रूरत है, जिसको कि हम आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से जब हमने बागवानी शुरू की, हमने देखा कि इसमें ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, कौन कौन से आयाम है जिससे हमें इनकम हो सकती है, और जिसमें हमें खर्चे कम, 2 चीज़ करने हैं, खर्चे कम करने हैं और हमें इनकम बढ़ानी है। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमने देखा कि हमने यहाँ पे हम नर्सरी शुरू कर सकते हैं। जब हमारे पास मदर प्लांट होगा तो एक ऑथेंटिकेशन होगी, जिसका एक एक्रेडिटेशन होगा NSB से, आने वाले किसानों को पौधों की, अच्छे पौधों की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी रहता है, किसानों को पता ही नहीं होता जी पौधे कहाँ से खरीदने हैं। हाँ, तो वो उसके लिए हमने किसानों को जागरूक करना शुरू किया, और हमें भी थोड़ी सी हमारी इनकम भी उसमें बहुत सारी मतलब इनकम भी हमारी बड़ी है। तो ये काम हमने शुरू किया जी। साथ में वर्मी कंपोस्ट का हमने शुरू किया, और नेट हाउस का हमने शुरू किया, जिसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है ना, खीरा वगैरह लगा के बेचते हैं। तो जितने भी, जैसे हमारा, हमने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि हमें साल में 365 दिन हमें काम चलता रहे, और हर दिन पैसा हमारी जेब में आता रहे। अब आगे क्या आयाम नया अब छूना चाहते हैं? जैसे अभी तो फिलहाल जो आपने यहाँ पे मेहनत करी और काफ़ी अच्छा नाम भी कमा लिया, अब कोई नया स्तर, नया आयाम आप छूना चाहते हैं? कोई देखिए, लर्निंग एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है जी। आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा कि आगे क्या, बिल्कुल, क्योंकि हम रुकना नहीं चाहते किसी भी स्टेज पे। ये नहीं कि हम यहाँ पे आगे इतना करना था, बस रोजी रोटी चलने लगी। ये बहुत बड़ा गैप है। मैंने अभी बताया ना, इतनी हमने किया, तो अभी तो इतना और करना है। तो आगे ये देख रहे हैं जी, पोस्ट हार्वेस्टिंग पे कुछ अच्छा करें। साथ में अभी जैसे अपना हमने शुरू किया था ये नेट हाउस में आज खीरा बहुत बड़ी वॉल्यूम में आने लगा है। कुछ नया हम ट्राई करें। हमने कैप्सिकम किया था, लेकिन कैप्सिकम इतना सफल नहीं हो पाया। अभी नर्सरी में है बहुत सारी, मतलब पॉट फार्मिंग है, मतलब जिसमें गमलों में उगाते हैं और शहरों में बड़े अच्छे पैसों में। तो मतलब आप इसको देखते हैं ना, जब एक बिजनेस के रूप में इसमें देखते हैं, तो अभी बहुत सारे गैप हैं जिसको हम धीरे धीरे, जैसे नर्सरी का आपने पूछा कि आने वाले समय में मेरा अगले 2 साल में लगभग 5 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य है, जो सिर्फ ना हरियाणा में बेचेंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मतलब पूरे इंडिया में वो हम पौधे भेजेंगे अच्छी क्वालिटी के, जिसको कि पूरे इंडिया के साथ साथ मतलब विदेश में भी इसको पसंद किया जाए। तो क्या कोई युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भी कोई आपकी योजना है इस फील्ड में और ग्रो करने के लिए? हाँ, देखो, सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअली युवाओं से मैं एक अनुरोध करूँगा कि उनको लगता है ना कि उनको, देखो हमने ये सेटअप बना रखा है जी, जिसमें प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, ऑर्चर्ड्स हमारे पास है, वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल हम जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन के हमने मतलब पूरा हमने टेक्निकली एक समझा कि कितना पानी इसमें डिस्चार्ज होता है, कितना वो, जो मतलब पौधे की पूरी जानकारी, पैथोलॉजी हमने प्रैक्टिकल भी किया है, थ्योरेटिकल भी। मुझे आज भी पढ़ने की आदत है, हर रोज़ 1-1.5 घंटा पढ़ के ज़रूर सोता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई साथी अगर शुरू करना चाहता है, वो उस चीज़ को मतलब 5 साल में धक्के खा के और मतलब डिमोरलाइज हो सीखेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पूरा मोटिवेट करके, जो मेरे सामने जो चैलेंजेस आए, कम से कम उनके सामने ना आए, और एक पूरी एनर्जी के साथ इस काम को शुरू करें, उनको एक बड़ा विज़न मिले
तो मैं उनको आऊँगा कि आप यहाँ पे आए, आप मुझे फ़ोन करें। फ़ोन मेरा हमेशा, मैं 24 घंटे मेरा उपलब्ध रहता है। अगर फ़ोन नहीं उठा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई या मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। दूसरा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अटल भूजल योजना है हमारे टोहाना में, काफ़ी पिछले 2 साल से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अभी 18 तारीख को एक टीम आने वाली यहाँ पे अपने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। अपने उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग पे अपना कोर्स वगैरह, अपने 3 दिन का कोई 4 या 5 दिन का जो प्रोग्राम होता है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज से आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग मेरा शौक भी है जी। आज भी मुझे लगता है कि मैं अच्छा ट्रेनर हूँ। तो ऑनलाइन, क्योंकि आजकल सभी ऑनलाइन जुड़े भी हुए हैं, जी। तो क्या आप ऑनलाइन भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ जानकारी साझा करते हैं? देखिए, ऑनलाइन पे क्या होता है कि वहाँ पे पढ़ाने का मजा जब होता है जी, जब है ना ड्यूल मोड पे हम हो, गिव एंड टेक का। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन में या तो पूरा ऐसा हो कि, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल की जा सकती है जी। अब थ्योरेटिकली मतलब बोर्ड्स पे तो हमने बहुत हो गया, कि मुझे मज़ा तब आता है जी जब मेरे सामने कोई खड़ा हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उनका जवाब दे रहा नहीं पता, तो मैं कुछ नया जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर अभी ऑफलाइन है। कोशिश आपने एक अच्छा सजेशन दिया कर, अगर हमारे जो आपके जो व्यूअर्स हैं, वो अगर ऑनलाइन अपनी उनकी कोई रिक्वायरमेंट अगर वो समय देना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब चलते चलते एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, उसका थोड़े से आपसे 5 हाँ, हमारे क्वेश्चन होंगे। हम चाहेंगे आप इसको फटाफट बिल्कुल जवाब दीजिए। सबसे पहले तो यही है भी, आप जो पसंदीदा फल कौन सा है जो आप खुद उगाते हैं? अमरूद जी, सार सफेदा। अमरूद। क्या बात है, क्या मिठास है। एक बार खाओ जी, जिंदगी में याद रखोगे। जिंदगी में याद रखते बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और शहर या गांव में से क्या चुनेंगे आप? भाग्यशाली जो इंसान जो गांव में पैदा होता है जी। गाँव शहर वाले से पूछो आज गांव की वैल्यू अभी क्या। गांव में ही रहते हैं अभी आप? हाँ, गांव में रहते हैं जी अभी, बिल्कुल। अच्छा, कोठी गांव में ही है? गांव में है जी। ठीक। और एक शब्द में आपकी जो जर्नी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक शब्द में? महाराजा। महाराज। सही बात है, बिल्कुल मन जी। के महाराज। हाँ, बिल्कुल, मन के, बिल्कुल, जीवन के बिल्कुल, महाराजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और खेत या कॉर्पोरेट ऑफिस? वैसे खेत को भी कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना पड़ेगा हाँ, आपको। बनाना पड़ेगा, वो चीज तो हुनर तो सीखना हाँ, पड़ेगा खेत जी। पहले। खेती को मतलब ट्रेडिशनल वो नहीं कि हमने जो आज धानों का लिए इकट्ठा यूरिया मार के से जाके ताश खेत में 100% टाइम कॉर्पोरेट यही बना लो इसको, यानी इसी खेत को कॉर्पोरेट ऑफिस हाँ, बनाना है बिल्कुल, आपने। खेत में कॉर्पोरेट हो गया जी। और अगर हम आप चाहेंगे, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी रामदेव जी महाराज। अच्छा, हाँ, स्वामी बहुत रामदेव। बहुत काम करते हैं जी, मतलब इतना उनका अगर 1% भी जीवन में कर पाया ना जी, जिस तरीके से मैं उनको निजी रूप से मतलब मैंने उनका व्यक्तित्व देखा, बड़ा विराट व्यक्तित्व है। मैं तो उनसे ही प्रेरणा लेता हूँ जी, क्योंकि देखो जीवन में निराशा हर किसी को आती है, लेकिन जब उनके जीवन को हम अंदर से झांक के देखते हैं ना, फिर तो कोई निराशा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ा प्रभाव उनका मेरे जीवन पे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ दरवेश पातड़ जी, एक आधुनिक प्रगतिशील किसान जिन्होंने नई नई तकनीक्स पे अभी अभी काम करना शुरू भी किया है और कर भी रहे हैं। और उम्मीद यही है कि ये अपने इस पैशन को और लोगों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि जो खेती जो है, जिसे ज़्यादातर घाटे का सौदा कहा जाता है, वो मुनाफे का सौदा बने और एक बिजनेस के रूप में डेवलप हो। और मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं पातड़ साहब, और उम्मीद करता हूं जब भी युवा आवाज़ को ज़रूरत होगी आपकी, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल जी। और आपका कोई अगर सवाल है तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।